व्हीकलर स्क्रैपेज पॉलिसी बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिसी है। अभी अभी आपको जैसे पता है कि बजट में पहले अनाउंस किया था निर्मला सीतारमण जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो अभी मोदी जी ने उसको दोबारा से बोला है कि हम अगेन उसको लेके आ रहे हैं। तो इसके बारे में देखेंगे, व्हीकलर स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। सेकेंड न्यूज़ आइटम जो कवर करेंगे वो है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है, इसके बारे में देखेंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम कवर करेंगे हम प्रधानमंत्री जन जो आरोग्य योजना है, जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके बारे में अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक डेटा जो है वो अनाउंस किया है, उसके बारे में देखेंगे। और एक लास्ट जो है वो है GM सोया मील, ये अभी रिसेंटली जेनेटिकली मॉडिफाइड फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर एक सोया मील को इंपोर्ट किया जा रहा है बाहर से, इसका गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है, इसके बारे में देखेंगे। तो ये आज 4 इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स कवर करेंगे स्टूडेंट्स। तो ये सारी न्यूज़ आइटम्स हैं 16 अगस्त 2021 की न्यूज़ आइटम्स। तो आप प्लीज़ ये वीडियो को एंड तक देखिएगा, और ये चारों की चारों न्यूज़ आइटम्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आइटम आ रही है हमारी व्हीकलर स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। बहुत इंटरेस्टिंग पॉलिसी है, आप इमेजेस में देख पा रहे हैं। देखिए, आप मेरे राइट साइड की इमेज पे देखें तो कैसे एक व्हीकलर स्क्रैपेज हो रहा है। तो स्क्रैपेज का मतलब आप समझते हैं कि जो ओल्ड व्हीकल्स होते हैं हमारे देश के, उनको हम क्या करेंगे, उनको स्क्रैप कर देंगे, उनको तोड़ मरोड़ के उसका कुछ मटेरियल निकाल देंगे, उसका रॉ मटेरियल निकाल देंगे। और इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई है, व्हीकलर स्क्रैपेज पॉलिसी, जहाँ पे व्हीकल्स को स्क्रैप में भेजा जाएगा और उसके बाद इनको क्रश किया जाएगा। क्रश करने के बाद इनका मटेरियल निकाला जाएगा और दोबारा से ये जो वेस्ट मटेरियल है इसको दोबारा से दिया जाएगा टू द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और वो सारी वहाँ पे यूज़ होंगी। तो क्यों ये पॉलिसी लेके आए हैं, सबसे पहले इसको अंडरस्टैंड करते हैं, बिफोर अंडरस्टैंड करने से कि ये पॉलिसी में होगा क्या। तो सबसे पहले रीज़न जो पॉलिसी को लेके आने का है वो है हमारा एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न जिसकी वजह से ये जो पॉलिसी है ये हम इस पॉलिसी को लेके आए हैं। अब एनवायरनमेंट क्यों है एक मेन रीज़न, देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी ओल्ड व्हीकल्स हैं हमारे, यानी कि वो जो व्हीकल्स जो 20 साल 15 साल से ज़्यादा पुराने व्हीकल्स हैं, उनमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि क्योंकि वो पुराने हैं तो इस वजह से वो भारत स्टेज जो 6 नॉर्म्स जो अब लग रहे हैं, भारत स्टेज 6 नॉर्म्स और इवन भारत स्टेज 4 नॉर्म्स को कंप्लाई नहीं करते। एंड सेकंड मेजर रीज़न है कि जैसे जैसे व्हीकल पुराना होता जाता है और अगर उसकी रेगुलर सर्विसिंग नहीं हो रही तो उससे होता क्या है कि व्हीकल और ज़्यादा पोल्यूटिंग होता जाता है। तो जिससे होता क्या है कि हमारा एनवायरनमेंट में ये जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं या फिर दूसरी पोल्यूटिंग गैसेज हैं जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेज की जो क्वांटिटी है बढ़ती जाती है और ओवरऑल हमारा एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और हमारे दुनिया में ये पॉलिसीज़ लेके आने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेसेसिटी हो चुकी है, गिवन द फैक्ट कि कैसे क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ह्यूमैनिटी और ह्यूमन स्पीशीज़ के लिए एक एपोक्लिप्स का काम जो है वो कर सकती हैं। अभी आपने, जैसे आपको मैंने पिछले आई थिंक 2-3 दिन लेक्चर्स में लिया था कि IPCC की रिपोर्ट ने अभी रिसेंटली दुनिया के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए एक रेड कॉर्नर नोटिस इशू कर दिया है। तो उस हिसाब से हमें काफ़ी चेंजेस करने की ज़रूरत है काफ़ी जगह पे। तो वन ऑफ द मेजर रीज़न है एनवायरनमेंट, जैसे मैंने आपको बोला कि एनवायरनमेंट इज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद एक सर्कुलर इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। सर्कुलर इकोनॉमी का बेसिकली मतलब होता है कि आप जो है रिसाइकिल करें और उसके बाद रिसाइकिल करने के बाद आप दोबारा से उस चीज़ को बनाएं। उससे होगा क्या कि एक तो डेफिनेटली हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और सेकेंडली हमारी जो रिसोर्सेज हैं, जो काफ़ी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं दुनिया के अंदर, वो सारी लिमिटेड रिसोर्सेज की जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो भी कम होगी। सेकेंड रीज़न ये है कि जैसे ही अब अगर कोई भी ऐसी जो भी कार है या ऐसा लाइट मोटर व्हीकल है या हमारा कमर्शियल व्हीकल है, जब उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा तो डेफिनेटली जो भी उसका ओनर होगा वो नई कार परचेज करेगा, और जब वो नई कार परचेज करेगा आपको पता है वो एक डिमांड जनरेट करेगा, और जो वो डिमांड होगी उससे क्या होगा कि नई मैन्युफैक्चरिंग जो है वो शुरू होगी। यानी कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारे देश का, इसकी ग्रोथ भी इस पर्टिकुलर पॉलिसी से हो सकती है, बिकॉज नई डिमांड्स होंगी नई कार्स की, तो डेफिनेटली उससे ये भी सेक्टर ग्रोथ में हो सकता है। इसके बाद अगर ये सेक्टर ग्रोथ में आएगा तो काफ़ी ज़्यादा जो हमारे देश में बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होगी, काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है इसके बेनिफिट्स हैं जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी के देखे जा सकते हैं। अगर एक डेटा हम देखें जो बिजनेस टुडे ने कवर किया था, इस डेटा में ये देखने को मिलता है कि जो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं जो 20 साल से पुराने हैं ये ऑलमोस्ट 51 लाख हैं, और 15 साल से पुराने 34 लाख हैं, और अगर हम हैवी कमर्शियल व्हीकल्स की बात करते हैं तो ये 17 लाख के अराउंड है। तो अगर हम लगा के चले तो 1 करोड़ से ऊपर हमारे पास ऐसे ओल्ड व्हीकल्स हैं जो आज हमारे स्ट्रीट्स और हमारे रोड्स के ऊपर पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। जब ये पूरा का पूरा होगा तो ऑलमोस्ट ये बोला जा रहा है कि 25 से 30% व्हीकुलर पोल्यूशन में कट होगा,
फ्यूल एफिशिएंसी बेटर होगी, क्योंकि ये पुराने व्हीकल्स हैं, तो पुराने व्हीकल्स आपको पता है फ्यूल कंजम्पशन भी ज़्यादा करते हैं, नए व्हीकल्स में फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और आपको जैसे पता है पुराने व्हीकल्स में सेफ्टी फीचर्स तब नहीं होते थे 20 साल पहले जब कार्स होती थी, तो जैसे एयर बैग्स नहीं होते थे, ABS नहीं होता था, जो सीट बेल्ट का जो आपको पता है कि जैसे आप गाड़ी में जाते हैं तो सीट बेल्ट का वो जो सिग्नल होता है वैसे फीचर्स जो हैं वो नहीं होते थे पुराने व्हीकल्स के अंदर, जिससे रोड एक्सीडेंट्स और ये सारी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होती थी हमारे देश के अंदर। तो वो सेफ्टी फीचर्स भी जो है नई गाड़ियों में, आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये रूल है कि नई गाड़ियों में ये आने ही चाहिए, तो वो भी इंश्योर करेंगे कि नई गाड़ियाँ सेफ होंगी, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होंगी और डेफिनेटली इकॉनमी को थ्रस्ट देंगी। इसके अलावा बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया, ये तो होगा ही। अब इस पर्टिकुलर स्क्रैप पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स अनाउंस किए हैं। इंसेंटिव्स का मतलब है कि जो भी अपनी पुरानी गाड़ी लेके जाएगा उसको क्या बेनिफिट होगा जब वो स्क्रैप जो सेंटर है वहाँ पे लेके जाएगा। सबसे पहला इंसेंटिव है कि उसकी जो प्राइस है उसके व्हीकल की, जो पुराने व्हीकल की, उसकी प्राइस जो है गवर्नमेंट ने डिफाइन कर दी है। और वो प्राइस क्या है? वो प्राइस है कि जो भी आज जो पुरानी गाड़ी का आज जो नया वर्जन है उस गाड़ी का, फॉर एग्जांपल अगर वैगनार है, उसके पास पुरानी वैगनार है, तो आज जो उसकी नई वैगनार है जो हमारी एक्स शोरूम प्राइस पे मिलती है, उस नई वैगनार का जो एक्स शोरूम प्राइस है उसकी 4 to 6% उसको स्क्रैप जो है प्राइस मिलेगा। पहला इंपॉर्टेंट इंसेंटिव ये है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंसेंटिव है, जैसे ही वो अपना स्क्रैप जो है वो स्क्रैप करने जाएगा तो उसको स्क्रैप सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो स्क्रैप सर्टिफिकेट वो यूज़ कर सकता है वो जब वो नई गाड़ी परचेज करेगा। तो जैसे ही वो नई गाड़ी परचेज करेगा तो जो नई गाड़ी होगी उसके अंदर 5% उसको मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि जो गाड़ी का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगी उसके ऊपर 5% डिस्काउंट जो है मैन्युफैक्चरर उसको देगा जब वो स्क्रैप सर्टिफिकेट उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर को जो है डिपॉजिट करवाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला है कि जब वो नई गाड़ी परचेज करेगा तो उसके ऊपर रोड टैक्स का रिबेट भी उसको मिलेगा। अगर उसके पास पर्सनल व्हीकल है तो 25% तक का रोड टैक्स, और अगर कमर्शियल व्हीकल है तो 15% तक का रोड टैक्स भी उसको जो है वो अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपको जैसे पता है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है नई व्हीकल की, तो गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी बंदा अपना स्क्रैप सर्टिफिकेट जो डिपॉजिट करेगा तो उसको रजिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो ये कुछ इंसेंटिव्स हैं ताकि स्क्रैपिंग जो पॉलिसी है उसको जो है प्रमोट किया जा सके। अब डेडलाइंस लगाई हैं गवर्नमेंट ने, जैसे बोला है कि 1 अक्टूबर 2021 तक हम स्क्रैपिंग सेंटर्स और फिटनेस जो टेस्ट वाले जो वो हैं रूल्स ले आएंगे और जगह जगह पे स्क्रैपिंग सेंटर्स जो हैं वो खोलने शुरू करेंगे। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि है ना, अगर गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं तो 2022 तक ख़त्म करने हैं, अगर हैवी कमर्शियल व्हीकल्स हैं 2023 तक ख़त्म करने हैं, और 2024 तक बाकी सारे जितने भी जो हमारे जैसे लोगों के पास कुछ कुछ व्हीकल्स हैं वो सारे भी इसी के अंदर ही कवर जो है वो करने हैं। होगा क्या प्रोसेस? बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप अपना पर्सनल व्हीकल जो है, जो 20 साल से पुराना पर्सनल व्हीकल है, उसको लेके जाओगे कहाँ पे? जो हमारे पास जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फिटनेस सेंटर्स क्रिएट किए जाएंगे, जिसके ऊपर रूल्स मैंने आपको बोला कि 2021 में आएंगे, और वहाँ पे एक फिटनेस टेस्ट होगा, आपके व्हीकल का एक फिटनेस टेस्ट होगा, और उस फिटनेस टेस्ट में ये पता चलेगा कि आपका व्हीकल जो है वो रिसाइकल के लायक है या नहीं है, या उसको स्क्रैप कर देना ही बेटर है। अगर वो फिटनेस टेस्ट फेल कर जाता है तो उसको एक नाम दे दिया जाएगा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल करके उसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा, और उसके बाद उसको जो है वो स्क्रैप में भेज दिया जाएगा, और उसको तोड़ मरोड़ के उसका जो भी लगेगा निकलेगा वो सारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भेज दिया जाएगा। अगर वो पास कर जाता है इस टेस्ट को तो जो ओनर है उसको री रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जब आप नया व्हीकल लेते हैं, उसके बाद 20 साल बाद उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लेकिन तब जो रजिस्ट्रेशन फीस होगी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। सो री रजिस्ट्रेशन फीस काफ़ी बढ़ा दी गई है। इसका रीज़न ये है कि डिसइंसेंटिव क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी इंसान अपने पुराने व्हीकल को रजिस्टर ना करवा सके और नया ही व्हीकल परचेज करे और पुराने व्हीकल को स्क्रैप में ही जो है वो भेज दे। तो ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। तो चलिए सेकंड न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है बहुत इंटरेस्टिंग, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम जो है अभी रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दी है, इसको अलाउ किया है, इसको ग्रीन सिग्नल दिया है। तो पहले देखते हैं ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है क्या और इसके क्या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। आपको जैसे स्टूडेंट्स पता है कि हमारे देश के अंदर काफ़ी ऐसी पॉपुलेशन है जो डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन है, और डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन को एम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी इनिशिएटिव्स लेती है।
और एक कुछ इनिशिएटिव्स अकेले गवर्नमेंट नहीं लेती, कई बार कुछ ऐसे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं वो भी ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं जो डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं एंड एम्पावर करते हैं। इनफैक्ट के जो हमारे दुनिया में जो रिसोर्सेज हैं वो एबल लोग हैं उनके अकॉर्डिंगली बनी है, तो डिफरेंटली एबल के लिए भी रिसोर्सेज जो हैं वो होनी चाहिए। ऐसा ही एक सोशल सेक्टर ग्रुप है जो आर्मी वेटरन्स ने बनाया है, उसका नाम है क्लॉ। सो क्लॉ एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और क्लॉ क्या करता है, जो डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन है इनको एम्पावर करने के लिए इनको एडवेंचर स्पोर्ट्स और ऐसी एक्सपीडिशंस के अंदर के लिए ट्रेन करता है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि क्लॉ जो है वो ट्रेन कर रहा है डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन को टू स्केल द सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर को स्केल करने के लिए जो है वो पूरा का पूरा इसको वो कर रहा है, एम्पावर कर रहा है। तो सियाचिन ग्लेशियर आपको पहले मैप में दिखा दूं, सियाचिन ग्लेशियर हमारे कश्मीर के अंदर, जैसे ये कारगिल है जहां पे जंग हुई थी 1999 की, कारगिल दिवस अभी रिसेंटली हमने मनाया। तो कारगिल से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जब जाते हैं तो हमें सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिलता है। और सियाचिन ग्लेशियर आपको जैसे पता है कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाईएस्ट बैटलफील्ड है और वहां पे हमारी इंडियन आर्मी के जवान ऐसी ऐसी कंडीशंस के अंदर रहते हैं जहां रहना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फॉर ह्यूमन बीइंग। और वहां पे कई बारी ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स वाले एक्सपीडिशंस भी कवर करते हैं। तो क्लॉ जो है, जैसे मैंने आपको बताया, क्लॉ का फुल फॉर्म देख लेते हैं। क्लॉ इज कॉन्कर लैंड, एयर एंड वाटर। तो ये एक सोशल इंपैक्ट इनिशिएटिव है और इसको बनाया है मेजर विवेक जैकब। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर विवेक जैकब। इन्होंने इसको पूरा का पूरा डिजाइन किया है मेजर विवेक जैकब ने, ताकि डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन की ट्रेनिंग जो है वो हो सके, वो ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स कवर कर सके और एम्पावरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये कॉन्सेप्ट है। तो ये अकेला ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर ही स्केल कर रहे हैं, ये लोग जो हैं इवन स्कूबा डाइविंग, स्काई डाइविंग और ऐसे एडवेंचर स्पोर्ट्स डिफरेंटली एबल पॉपुलेशन के लिए डिजाइन करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। एम्पावरिंग दिव्यजन जैसे मैंने आपको बताया, और अंडरटेक एक्सपीडिशंस ये लेंगे टिल कुमार पोस्ट एंड उसके बाद जैसे ही वो सियाचिन ग्लेशियर तक वो एक्सपीडिशन कवर कर लेंगे तो उससे होगा कि आगे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देंगे फॉर द ये पूरे चीज़ का। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये आ रही है हमारी आयुष्मान भारत स्कीम, जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, उसके अंदर अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक डेटा जो है वो अनाउंस किया है। क्या डेटा अनाउंस किया है गवर्नमेंट ने बोला है कि 2020 से लेके 2021 तक, यानी कि पिछले साल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर ऑलमोस्ट 20 लाख जो है कोविड टेस्ट करवाए और 7 लाख ट्रीटमेंट्स की गई हैं। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत स्कीम है, इसके अंदर इतना जो है वो खर्चा किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। अभी थोड़ा सा उस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, कई बारी आपको है ना क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। कहने का मतलब है कि इस स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं इसके जो सेंट्रल सेक्टर हैं, मतलब ये पूरा का पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है। 5 लाख तक का सम इंश्योर किया जाता है और ये जो सम इंश्योर्ड है ये सेकेंडरी और टर्शरी केयर के लिए है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी जो है नीड्स होती हैं पेशेंट की, वो मानी जाती हैं। और ये एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है, जैसे आप देख रहे हो एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम है। एंटाइटलमेंट बेस्ड स्कीम का मतलब है कि ये ऐसा नहीं है कि हर एक को मिल रहा है, ये कुछ लोगों को मिलेगा और उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस गवर्नमेंट ने कंडक्ट करवाया था 2011 के अंदर, और उसके अंदर जो है वो चेंजेस होते रहते हैं। यानी कि कोई भी इंसान जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा कि ये पर्टिकुलर स्कीम के लिए वो जो है वो एलिजिबल है, उसका डेटाबेस क्रिएट कर दिया जाएगा। और ये पूरा का पूरा हॉस्पिटल्स एम्पैनल किए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें एम्पैनल्ड हैं, और ये पूरा का पूरा प्रोसेस कैशलेस होगा। मतलब कोई भी पेशेंट को कुछ देने की जरूरत नहीं है, वो जस्ट जाएगा, अपने आप को आइडेंटिफाई कराएगा, और जैसे ही उसकी आइडेंटिफिकेशन मतलब उस डेटाबेस में मिल जाएगी तो उसका जो है वो इंश्योरेंस हो जाएगा, और जो हॉस्पिटल है उसको गवर्नमेंट की तरफ से रीइंबर्समेंट हो जाएगी। सो दैट इज द बेसिक प्रोजेक्ट। और ये जो इंश्योरेंस कॉस्ट है, ये 5 लाख की जो शेयरिंग है, ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों एक साथ करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो 60:40 के रेशियो में ये पूरा का पूरा होगा। और किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर अगर वो बंदे को आइडेंटिफाई किया गया है, किसी भी सर्कमस्टांस के अंदर उससे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा। और ये इंप्लीमेंटेशन एजेंसी आपको जरूर पता होनी चाहिए, नेशनल हेल्थ एजेंसी इसकी इंप्लीमेंटेशन एजेंसी है, तो ये पूरी की पूरी स्कीम को इंप्लीमेंट कर रही है। तो चलिए लेट्स गो टू द लास्ट न्यूज आइटम आज की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आइटम आ रही है। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अभी जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड सोए मील को इंपोर्ट करने के लिए अप्रूवल दे दिया है।
तो पहले हम सोया मील के बारे में जान लेते हैं। तो सोया मील जो है वो सोयाबीन से बनता है। तो आपने जैसे सोयाबीन अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो कंज्यूम किया होगा। तो सोयाबीन, जब हम सोयाबीन ऑयल निकालते हैं तो क्या करते हैं, हम सोयाबीन को क्रश करते हैं और इससे जो तेल निकलता है सोयाबीन ऑयल होता है। और जो मटेरियल रह जाता है पीछे, जो वेस्ट रह जाता है, वो बेसिकली हमारी पोल्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, खाना है, और पोल्ट्री उसको कंज्यूम करती है और इनफैक्ट उसके बेसिस के ऊपर इनकी जो है वो पूरी की पूरी जो है फ्लैश जो है वो पूरी की पूरी बनती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो पोल्ट्री फीड है जो सोया मील है। अब सोया मील की अगर हम बात करें तो सोया मील को इंपोर्ट करने के रीजंस क्या हैं। पहले तो आप ये समझो कि हमारे देश की पोल्ट्री जो है वो 2020 जनवरी से ही काफ़ी ज़्यादा जो है सफ़र कर रही है। जैसे जनवरी 2020 में जब कोविड आया नहीं था तो एक र्यूमर फैल गया था कि कोविड जो है वो चिकन की कंजम्पशन से होता है। तो उससे हुआ क्या कि चिकन की डिमांड काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और डेफिनेटली पोल्ट्री इससे बहुत इफेक्ट हुई। फिर 2021 जनवरी के अंदर आपको पता है कि काफ़ी भयंकर जो है वो एक बर्ड फ्लू फैला था और उससे भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा जो है डाउन चली गई, तो उससे भी काफ़ी बिजनेस इफेक्ट हुआ। और अब जाके देखने को मिल रहा है जब सब कुछ ठीक हो रहा है, जो सोया मील था उसकी कॉस्ट बढ़ गई इंडियन मार्केट के अंदर, जिससे इनपुट कॉस्ट इतनी बढ़ गई कि फिर उनका जो बिजनेस है वो अगेन इफेक्ट हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि राइज इन सोयाबीन प्रोसेस, मतलब सोयाबीन जो है डोमेस्टिक इंडियन में जो इसके प्राइसेस राइज हुए हैं उसको रिड्यूस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया है उसको इंपोर्ट करें। आप चार्ट में देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 83% जो है सोयाबीन के प्राइसेस में राइज आया है। तो काफ़ी ज़्यादा ये उनको इम्पैक्ट कर रहा है उनको। तो जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है हमारी, जैसे मैंने आपको बताया कि सोया मील है क्या, सोया मील इज लेफ्ट ओवर आफ्टर ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बीन। मेन प्रोटीन इंग्रेडिएंट है स्पेशली फॉर द ब्रॉयलर्स के लिए मेन प्रोटीन इंग्रेडिएंट है। अब ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, ब्रॉयलर्स बेसिकली जो है वो इंडस्ट्री होती है जहाँ पे स्पेशली चिकन को जो है वो रेयर किया जाता है फॉर फॉर द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन ऑफ मीट। तो वो ब्रॉयलर इंडस्ट्री होती है। और आपको जैसे मैंने बताया कि सोया मील 25%, काफ़ी ज़्यादा जो है सोया मील जो है पोल्ट्री फीड का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है। एंड रेस्ट ऑफ इट इज़ 60% जो है वो मेज़ से आता है। तो अभी ये जो सोया मील है ये जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जैसे मैंने आपको बताया। इसका नाम है राउंड अप रेडी सोयाबीन, RR सोयाबीन, और इसके DNA में चेंजेस किए गए हैं ताकि ये एक हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट जो हर्बिसाइड है उसको ये विथस्टैंड कर सके, उससे ये डैमेज ना हो सके। तो ये बेसिकली पूरा का पूरा है। अब जैसे कंसर्न्स भी हैं, कुछ कंसर्न्स इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा जो इंपोर्ट किया जा रहा है विदाउट एनी डिबेट्स किया जा रहा है। तो कंसर्न्स क्या है, सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो हमारी देश की खुद की जो इंडिजीनियस सोया इंडस्ट्री है उससे है कि अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड सोया इंडिया में आ जाएगा तो इनका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट होगा, बिकॉज जो है इंटरनेशनल एक्सपोर्टर्स जो है वो ये ख़त्म कर देंगे हमारे देश की इंडिजीनियस इंडस्ट्री को। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट बोलते हैं कि ये सोया जब जैसे चिकन में जाएगा तो उसके बाद चिकन को कंज्यूम करने के लिए ह्यूमंस में जाएगा तो ये फूड चेन में एंटर हो जाएगा, और अगर ये फूड चेन में एंटर हो गया तो काफ़ी ज़्यादा हेल्थ और एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे देश के खुद के एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के 1989 के रूल्स के अकॉर्डिंगली आप किसी भी GM क्रॉप को जो है वो पब्लिकली नहीं कर सकते। अकेला GM क्रॉप नहीं, उनसे बने हुए प्रोडक्ट्स एंड इवन सब्सटेंसेस को भी आप पब्लिकली नहीं जो है वो बेच सकते। तो वो भी उसकी भी पूरी की पूरी जो वायलेशन हो रही है। तो इस वजह से कुछ कंसर्न्स जो हैं वो डेफिनेटली रेज किए गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको इस पर्टिकुलर PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल में है, आप उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रखा है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैप्पी स्टडिंग, टेक केयर।